नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PKGS में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे चैनल पे चल रहे हैं। पहला आपका है पाषाण सभ्यता, दूसरा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है वैदिक सभ्यता। और ये सारे टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इन टॉपिक से आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है पाषाण सभ्यता के अंतर्गत आने वाला मध्य पुरा पाषाण काल। दोस्तों, जब मैं मध्य पुरा पाषाण काल की बात करूं तो और एक है मध्य पाषाण काल, तो ये दोनों अलग है। एक है आपका मध्य पाषाण काल और एक है आपका मध्य पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये दोनों एकदम अलग है एक दूसरे से। मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है, और जबकि मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल से अलग है। आप मेरे वीडियो में जाके पुरा पाषाण काल से संबंधित अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। आपको पता है कि पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और फिर पुरा पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं उस पुरा पाषाण काल के दूसरे टॉपिक पे, मध्य पुरा पाषाण काल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य पुरा पाषाण क्या है और इनके महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में आपको मैं बेहतरीन टॉपिक प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ा मेरी मेहनत का भी आप लोग ख्याल रखिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो बात किया जाए अगर मध्य पुरा पाषाण काल का, तो सबसे पहले अगर इसका समय हम लोग देखते हैं तो यह है हमारा 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय था, वह मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अगर इस काल की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले इस समय तापमान में भारी कमी हुई, यानी कि तापमान में कमी इस काल की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका प्रभाव हमारे औजारों के प्रकारों पे पड़ा। यानी कि तापमान में अंतर आता है, तापमान में कमी आती है, और उसका असर किस पे पड़ता है? हथियारों पर या औजारों पर, क्योंकि आपको पता है कि पाषाण काल का नाम ही औजारों के आधार पे रखा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों 1960 तक मध्य पुरा पाषाण काल की अलग से कोई पहचान नहीं की गई थी, इसकी अलग से कोई पहचान नहीं की गई थी। लेकिन 1960 के आसपास इसको एक पृथक चरण के रूप में मान्यता प्रदान हुई। इसका मतलब कि 1960 पहले मध्य पुरा पाषाण काल और पूर्व पुरा पाषाण काल को एक ही समझा जाता था, लेकिन 1960 के आसपास मध्य पुरा पाषाण काल को पूर्व पुरा पाषाण काल से अलग किया गया, या इसकी एक पृथक चरण के रूप में मान्यता इसको प्राप्त हुई। और इसके अलावा मध्य पुरा पाषाण काल को न्यवसायी चरण की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि न्यवसायी चरण से आप क्या समझते हैं। तो न्यवसायी चरण को ही मध्य पुरा पाषाण काल हम लोग कहते हैं। और इसको न्यवसायी चरण दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार जो है महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान से औजार प्राप्त होते हैं, और उसी के आधार पे इसको हम लोग
नेवासाई चरण या नेवासाई संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मध्यपुरा पाषाण का एक अन्य नाम नेवासाई संस्कृति भी है। और इसका कहाँ से प्राप्त होता है हथियार? नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा नेवासा के निकट ही है एक दोस्तों चिरकी। चिरकी से भी मध्यपुरा पाषाण काल के उद्योग और निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि चिरकी कहाँ पे है? नेवासा के पास में, यानी कि महाराष्ट्र में। और जो मध्यपुरा पाषाण काल का जो उद्योग था दोस्तों, वह शल्क से बनी वस्तुओं पर आधारित था। यानी कि शल्क से बनी वस्तुओं पर यह आधारित था। इसके अलावा जो इस समय औजार बनाए जा रहे थे पत्थरों से, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्व पाषाण काल में हथियार थे वह क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे। लेकिन जब मध्य पुरा पाषाण काल आता है तो जो पत्थर के हथियार थे वह क्वार्टजाइट के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट इत्यादि पत्थरों का प्रयोग होने लगता है। यानी कि क्वार्टजाइट का उपयोग कम हो जाता है और उनके स्थान पे जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट इत्यादि पत्थरों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनके जो मुख्य औजार थे उनके नाम फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी थे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं फलक के बारे में। तो दोस्तों फलक की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इससे भी बहुत ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फलक संस्कृति से आप क्या समझते हैं या फलक संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपको ये जानना चाहिए दोस्तों कि फलक संस्कृति बोले, चाहे नेवासाई संस्कृति बोले या फिर मध्यपुरा पाषाण काल बोले, तीनों एक ही हैं। फलक क्या होता है? फलक एक प्रकार का औजार है जिसे पत्थर को तोड़ के बनाया गया है। इसके अलावा बात करें खुरचनी की, तो यह एक प्रकार का ब्लेड होता है और जिसका किनारा क्या होता है? धारदार होता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल वगैरह उतारने के लिए इसका प्रयोग होता है। आपको बता दूं कि लोग उस समय तो वस्त्र का ज्ञान था नहीं आदि मानवों के पास, तो वह पेड़ों की छाल या फिर जानवरों की खाल का प्रयोग वस्त्र के रूप में करते थे। इनका प्रयोग ये वस्त्र के रूप में करते थे और इसलिए इसका प्रयोग वह खुरचनी के द्वारा उनकी खालों को उतारते थे। बेधनी, अगर बेधनी की बात की जाए तो यह दोनों सिरों से घिसाई करके इसको प्रखर बनाया जाता था। एक तरह से बाढ़ की तरह यह एक हथियार था और जो दोनों सिरों को घिसाई करके उसको तेज बनाया जाता था और आगे का भाग पतला और नुकीला होता था, जैसे कि हमारे बाढ़ हैं। तक्षणी, यह ब्लेड के समान ही होता था जिसका किनारा दो तलों से मिलने से बनता था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो आइए देखते हैं कि इसके प्रमुख स्थल हमको कहां कहां से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि यहीं से इस संस्कृति का नाम नेवासाई चरण पड़ा है और यहीं से इसके सबसे ज़्यादा उपकरण, उच्च कोटि के उपकरण हमको प्राप्त होते हैं। तो नेवासा से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं और इसके निकट ही चिरकी से भी हमको मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो थार मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है वहाँ पे मीठे पानी के स्रोत और औजारों हेतु अच्छे पत्थर मौजूद होने के कारण वहाँ भी हमको मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलता है। इसके अलावा दक्षिणी थार में मध्यपुरा पाषाण काल का उद्योग का जो अन्वेषण है वह किनके द्वारा किया गया था? B.N. मिश्रा के द्वारा। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार नाम भी पूछ देता है कि इसका उत्खनन किन्होंने करवाया था। तो दक्षिणी थार में मध्यपुरा पाषाण उद्योग का जो अन्वेषण है या उत्खनन है वह B.N. मिश्रा के द्वारा
कराया गया था। और चूंकि लूनी नदी के किनारे यह प्राप्त हुआ है, इसलिए इनको लूनी उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। लूनी राजस्थान की एक नदी है दोस्तों, और इस उद्योग के अन्य साक्ष्य हमको खोखरा, बारीधानी और मोगरा इत्यादि से भी प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थान को लेके ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और मैं आपको पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थानों के बारे में भी बता चुका हूँ। अब मैं ये आपको मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थानों के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। और आगे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित स्थानों को मैं क्लासिफाई करूँगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में बात करें तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से भी हमको मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष या हथियार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में पलामू और सिंह भूमि से भी हमको मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें विशेष तौर पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार उत्तर प्रदेश से ही चीज़ें पूछती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो चकिया है ये चंदौली जिले में पड़ता है, और सिंगरौली बेसिन जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में। और इसके अलावा बेलन घाटी बेलन घाटी मैंने पूरा पाषाण काल में भी आपको बताया था। बेलन घाटी कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। और बेलन टोन्स की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? टोन्स की सहायक नदी है बेलन। तो बेलन घाटी से भी हमको मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भीमबेटका की गुफाएं सबसे पुराना साक्ष्य है गुफा के रूप में। और उसके पहले का साक्ष्य हमको नहीं पता है। जो सबसे पुराना साक्ष्य है और जिससे सबसे ज़्यादा हमको जानकारी प्राप्त होती है पाषाण सभ्यता के बारे में, वह है भीमबेटका की गुफा। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। इसके अलावा सोन घाटी और नर्मदा नदी के किनारे सामनापुर में भी हमको मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर राजस्थान में ही बात करें तो बागन, बैराज, कादम्बनी घाटी इत्यादि से भी हमको साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में सौराष्ट्र से हमको मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हिमाचल में व्यास, बाणगंगा और सिरसा घाटियों से भी मध्य पूरा पाषाण कालीन उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे के वीडियो में मैं आपको नव पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।